अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए 3 सालों में महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज रहा है और हुकूमती फैसलों, इंतजामी नाअहलियों के बाद आलमी सतह पर महंगाई की वजह से हुकूमत और अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और चीनी की कीमतों में रेस लगी हुई है। बिजली के नर्क में इजाफे और पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद अवाम की जेब पर पहले ही बहुत बोझ था और कल रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एक तरफ तो बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई का नया तूफान आ चुका है, तो दूसरी तरफ कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। एक हफ्ते पहले तक 1 किलो चीनी 105 से 110 रुपए में मिल रही थी, मगर वो अब 140 से 150 रुपए तक मिल रही है। अहम बात यह है कि इस महीने की पहली तारीख को वजीर आजम इमरान खान ने ओगरा की सिफारिश के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला किया था, मगर कल रात हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपए 62 पैसे तक पहुंच चुकी है। और इस इजाफे के नतीजे में सिर्फ एक महीने में अवाम की जेब पर मजीद 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब अहम बात यह है कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का वजीर आजम इमरान खान के 120 अरब रुपए के पैकेज से मुवाजना किया जाए तो हुकूमत माहाना 20 अरब रुपए अवाम को रिलीफ देना चाहती है, मगर सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से सिर्फ एक माह में अवाम की जेब से 12 अरब रुपए वापस निकल जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर अवाम पर पड़ेगा, जो पहले ही शदीद महंगाई की वजह से मुश्किल का शिकार है। मगर वजीर आजम इमरान खान ने 2 रोज पहले ही खिताब में अवाम को खबरदार कर दिया था कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बड़ी है तेल की कीमत? 33%। जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान बता रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। इसी तरह मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बताया था कि IMF चाहता है कि पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा किया जाए, इसलिए हुकूमत को लेवी में इजाफा करना पड़ेगा। जिसके बाद हुकूमत ने GST में तो कमी की है, मगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया है। कल तक हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 9.5 रुपए जनरल सेल्स टैक्स ले रही थी, मगर अब GST में कमी की गई है और 2 रुपए GST पर लीटर चार्ज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कल तक 1 लीटर पेट्रोल पर 5.5 रुपए लेवी ली जा रही थी, जो 4 रुपए से बढ़ाकर 9.5 रुपए कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की सतह पर है, रिकॉर्ड सतह पर है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का यह कहना है कि पाकिस्तान में तेल अब भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में सस्ता है। पिछले 1 महीने के दौरान बिजली, पेट्रोल, डीजल समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में जिस तेजी से इजाफा हुआ है, इसके बाद एक आम आदमी का बजट बनाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि 1 महीने पहले तक जो पेट्रोल 128 रुपए पर लीटर था, आज वो 146 रुपए तक पहुंच चुका है। डीजल की कीमत 1 माह पहले 123 रुपए थी, मगर अब वो 142 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। 1 किलो चीनी 1 महीने पहले तक 105 से 110 रुपए पर मिल रही थी, मगर अब 140 से 150 रुपए तक पहुंच चुकी है। घी की कीमत 1 माह पहले 347 रुपए थी, मगर सिर्फ 1 माह में इसकी कीमत में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी तरह LPG का सिलेंडर, जिसकी कीमत 1 माह पहले 2100 रुपए थी, अब उसमें 400 रुपए तक का इजाफा हुआ है और अब इसकी कीमत 2500 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि LPG की कीमत में 1 साल के अंदर 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पिछले हफ्ते महंगाई 14% पर रिकॉर्ड की गई थी, जो इस हफ्ते 15.2% पर रिकॉर्ड की गई है। बिजली, पेट्रोल, डीजल, घी, गैस समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत ने एक बार फिर रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिरा दिया। कल लंबा चौड़ा खिताब देने के बाद वजीर आजम इमरान खान इस तरह अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ 1 माह में पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया है। इसके अलावा रहनुमा नून लीग
शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब से वजीर आजम ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, इसके बाद से चीनी, आटा और घी की कीमत बढ़ चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी है। चीनी है 150 रुपए किलो, वज़ीर आज़म के पैकेज से पहले ये 120 रुपए किलो बिक रही थी। ये आटा है फी किलो 80 रुपए, इस रिलीफ पैकेज से पहले 70 रुपए के करीब ये आटा बिक रहा था। घी है 360 रुपए फी लीटर हो गया, 300 कुछ रुपए रिलीफ पैकेज से पहले था। पेट्रोल का लीटर है 9 रुपए बढ़ चुका है जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। अंडे 180 रुपए दर्जन पे पहुंच गए, 120-130 रुपए दर्जन पे पहली तारीख को बिक रहे थे। अभी मैंने बिजली गैस के बिल में इजाफा नहीं रखा, अगर ये पैसे 923 रुपए मिल भी गए, 2070 रुपए अजाफी बोझ इन 3 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम पर डाल दिया। हमारे यहाँ ये 66 और 44% पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। इसकी असल वजह वो डिवैल्यूएशन है कि जो 31 मई को पाकिस्तानी रुपया 115 रुपए पे था, उसे लुढ़का के 175 पे डाल दिया गया। ये डिवैल्यूएशन जिम्मेदार है महंगाई की सुनामी की। ऑपोजिशन हुकूमत के फैसलों पर तनकीद कर रही है और अब इत्तेहादी भी हुकूमती फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जाता और वो कह रहे हैं कि ये फैसले जो किए गए हैं खासतौर पर जिससे महंगाई हो रही है, उन फैसलों को दोबारा वापस लिया जाए। इस पर मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक हबीब साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहली तारीख को हुकूमत ने यह कहा कि ओगरा ने सिफारिश की है कि तेल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, लेकिन तेल की कीमत नहीं बढ़ाई गई और कहा गया ये कौमी मफाद में और अवाम के मफाद में फैसला किया गया है। लेकिन फिर 5 दिन बाद 8-8 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, जबकि इन 5 दिनों में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत भी कम हुई है और रुपया भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। फिर क्या वजह हुई कि 5 दिन बाद ये फैसला किया गया कि अवाम को रिलीफ नहीं देंगे और कीमत बढ़ाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर पहले ही हुकूमत जो है उसके ऊपर काफ़ी पेट्रोल की कीमतों का जो है वो प्रेशर अब्जॉर्व किया। हमने अवाम के ऊपर उस तरीके से जो है वो पास ऑन नहीं किया। लेकिन जो कीमत हम चेक करते हैं पेट्रोल की, ये खाम ऑयल की जो है वो कीमत है और हम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो रिफाइंड ऑयल भी जो है पेट्रोल है वो इंपोर्ट करते हैं और यहाँ हमारी रिफाइनरीज भी जो हैं वो पेट्रोल को, खाम तेल को रिफाइन करती हैं, तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो इसके ऊपर ऐड होती है। और जो आप करंट प्राइसेस, क्योंकि डे टू डे यहाँ प्राइस डिटर्मन नहीं हो रही होती, 15 रोज के वक्फे से जो है वो डिटर्मन होती है। तो मैं समझता हूं कि जो दुनिया के अंदर $40 फी बैरल वाला पेट्रोल जो है वो 85 पे चला गया, 85 से 82-81 के ऊपर आज जो है वो खड़ा है। 100% उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ, लेकिन हमने बतदरीज उसके अंदर इजाफा किया, हमने 40% इजाफा किया है। लेकिन इसके ऑन द अदर वे अराउंड हुकूमत ने तारीख का सबसे कम जो है वो पिछले 2008 से लेके 2021 यानी कि 11 साल का कम तरीन जो है वो टैक्स वसूल कर रही है, जो टोटल पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स मिला के 11 रुपए बनता है। यानी कि सेल्स टैक्स इस वक्त हमने 1.43% कर दिया है। कहाँ सेल्स टैक्स 17% था। पेट्रोलियम लेवी आप कानून के मुताबिक 30 रुपए चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो पेट्रोलियम लेवी 150 अरब पहले क्वार्टर में इकट्ठा करना था, वो हमने 20 अरब रुपया जो है वो उसके जमा किया। हमने अपने रेवेन्यू का लॉस किया, अवाम के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, अदरवाइज वरना पेट्रोल की कीमतें जो है वो 170 रुपए को ज्यादा क्रॉस कर जाती है अगर आप अपना फुल रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते। इसके कंपैरिजन के अंदर जो दुनिया के अंदर कीमतें पाकिस्तान से भी जो है वो ज्यादा है, पूरी दुनिया को पेट्रोल की जो आलमी सतह पे कीमतों का इजाफा है उसका जो है वो सामना करना पड़ा है। वो उस मवाज़ने में भी आ जाते हैं, लेकिन पहले के ऊपर कम बोझ डाला। पहले जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां पे आवाम पे बोझ पड़ा है, हुकूमत ने भी हिट ली है, हुकूमत के रेवेन्यू कम हुए क्योंकि जीएसटी कम किया गया है, लेवी आप उतनी चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो कल फैसला किया गया तेल की कीमत बढ़ाने का, इसमें 4 रुपए का इजाफा लेवी में भी किया है। तो ये फैसला जो किया गया है ये आईएमएफ के कहने पे किया गया है, क्योंकि आईएमएफ के सामने हमने जो टारगेट रखा था लेवी का वो 600 अरब रुपए का रखा था। तो ये पर्टिकुलरली फैसला कि लेवी बढ़ानी है 4 रुपए, ये आईएमएफ की कंडीशन के मुताबिक किया गया फैसला नहीं। देखें, आप ये देखें कि उससे पहले हम 6.43% जो है वो सेल्स टैक्स हम चार्ज कर रहे थे। जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ी है वो हमने पीएल की मद में डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि हमने 600 अरब रुपया जो है वो जमा करना है, लेकिन उसके ऑन द अदर वे अराउंड हमने बैलेंस आउट करने के लिए सेल्स टैक्स को कम कर दिया है।
क्योंकि हमारे एफबीआर के जो टारगेट्स हैं वो अच्छे टारगेट्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने अपने सेल टैक्स के ऊपर हिट खाई है, ताकि हम जो रेवेन्यू टारगेट है वो हम पिछले 15 जो समाही थी हम 14 रुपए चार्ज कर रहे थे पर लीटर के ऊपर, आज हम 11 रुपए कर रहे हैं, यानी कि इस इजाफे के बावजूद हमने 3 रुपए उसमें से भी कम कर दिया है। तो ये 2008 लेकिन फरूख साहब, यानी ये समझ लें तकरीबन 13 साल का कम तरीन टैक्स हम वसूल कर रहे हैं। फरूख साहब, जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कीमत आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, टैक्स भी आप एक हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर डिवैल्यूएशन का है, क्योंकि इससे पहले भी जब इंटरनेशनल मार्केट में 80-85 डॉलर पर गई है तेल की कीमत, तो पाकिस्तान में पेट्रोल उस वक्त 145 रुपए नहीं होता था। उसकी वजह यह कि मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है, और ये तो आपकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा है ना, कि अगर आज 170 रुपए का डॉलर है तो जो उसका इंपैक्ट आएगा डॉलर रुपए की कदर गिरने का, वो भी तो आएगा ना। तो वो एक मैसिव हिट पड़ी है। और खुद शौकत तरीन साहब जब वजीर खजाना बनने वाले थे तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान, हमारी जो स्ट्रेटजी थी तहरीक इंसाफ की, उसमें खामी यही थी कि हमने डॉलर इतना महंगा कर दिया। अब डॉलर तो उससे ज्यादा महंगा हो गया, उस वक्त 145 था तो अब 170 हो गया। नहीं शहजाद, डॉलर की तो पूरी दुनिया की करेंसीज की जो है वो वॉलेटिलिटी मौजूद है। टर्की का जो लीरा है वो 19% वहां पर जो है उनकी करेंसी डीवैल्यू हुई है, जापानी यन डीवैल्यू हुआ है, आपकी इंडियन करेंसी जो है वो डीवैल्यू हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी भी डीवैल्यू हुई है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जब पहले 85 डॉलर पे गई थी उस वक्त फिक्टिशियसली इसहाक डार ने रोका हुआ था, जिसको मिफ्ताह इस्माइल ने आके असेंबली के फ्लोर के ऊपर कहा था कि इसहाक डार ने जो है वो गलत किया, 7 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व के झोंक दिए। आज जो है वो पाकिस्तान के पास 4 माह के अपने इंपोर्ट बिल के रिजर्व जो है वो मौजूद हैं, वो हमने अपनी जगह के ऊपर मेंटेन किए हैं, और आप देख रहे हैं कि डॉलर वापस जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक जो इसकी रियल कीमत है उसमें इसमें और थोड़ा जो है वो नीचे आएगा। लेकिन इसहाक डार पर ये क्रिटिसिज्म दुरुस्त है कि उन्होंने डॉलर जो है वो रोक के रखा और आर्टिफिशियली उसको एक सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन मैं तो आपके अपने वजीर खजाना की बात बता रहा हूं, जो कि कह रहे थे कि हमने डॉलर को बहुत ज्यादा बढ़ने दिया और इस वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो वो तो दोबारा हो रहा है, और दोबारा क्योंकि हम IMF के प्लान में जाना चाहते हैं तो हमारा रुपया भी गिर रहा है, उनकी कंडीशंस के मुताबिक हम फैसले भी कर रहे हैं। नहीं शहजाद, पाकिस्तान देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमें तो ये देखना है ना कि हमारे पास फिजिकल स्पेस कितनी है, हम कितना बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या हम मजीद और कर्जे लेते जाएं और वो सारा बर्डन जो है वो कर्जों की मद के अंदर अब्जॉर्ब कर लें, फिर वो आपने कर्जे भी वापस करने हैं, उतनी उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी वापस करनी है। तो थोड़ा सा जो है वो हमें बैलेंस आउट करने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जैसे ही सप्लाईज बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, उसका फौरी तौर के ऊपर जो इफेक्ट है वो आवाम को पास ऑन किया जाएगा। लेकिन एक चीज तो आप तस्लीम करें ना कि मौजूदा हुकूमत ने अपने रेवेन्यू के ऊपर हिट खाई है। हमने तकरीबन 400-450 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है वो लूज किया है इस पेट्रोल की सारी कीमतों की मद के हवाले से। हमने आवाम के ऊपर बोझ पास ऑन नहीं होने दिया, तो लिहाजा ये टोटली लिंक्ड है जो इंटरनेशनल प्राइसेस का जो अब फरूख साहब आपको भी पता है, एक सियासी शख्सियत है आप, अब वजह जो भी हो अवाम पर बोझ पड़ेगा, अवाम की जेब पर बोझ पड़ेगा, और पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं होगा, जितनी भी अशिया होंगी पेट्रोल की वजह से अब वो भी महंगी होगी। कल ही जो नंबर आए हैं इन्फ्लेशन के, जो हफ्तावार नंबर है SPI के, वो 15.2% के हैं। अब जब भी आपसे पेट्रोल की कीमत पे बात होती है, हर हुकूमती शख्स कहता है कि देखें इंडिया के मुकाबले में सस्ते हैं, बांग्लादेश के मुकाबले में सस्ते हैं, तो ये भी तो देखिए कि अफरात ज़र पाकिस्तान में कितनी है। 9.5% पर CPI है, SPI के नंबर मैंने आपको बताया 15% है। इंडिया में पिछले महीने 4.35% पे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। 2019, 20, 21 तीनों सालों में हमारी जो अफरात ज़र है वो इंडिया से डबल, बांग्लादेश से डबल, श्रीलंका से डबल है। तो जहां आप सिर्फ पेट्रोल का मुआवजा करते हैं वहां ये भी तो देखें कि अफरात ज़र उन मुमालिक में हमसे बहुत कम है। नहीं देखें शहजाद, इसमें दो चीजें हैं ना। जब आप अफरात ज़र को कैलकुलेट करते हैं तो आप साइज ऑफ द इकोनॉमी को देखते हैं, वहां की जो लोकल पैदावार है आप उसको देखते हैं, उनकी कंजम्पशन को भी आपने देखना है। बुनियादी तौर के ऊपर हमारा क्या मामला है, हमारा जो 24% वेटेज है जो अब हम SPI अपनी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एनर्जी। 34% जो है वो हमारा वेटेज है वो खाने पीने की अशिया का है, जो आपकी वीट है, चीनी है, घी है। घी की भी कीमतें आपको पता है कि $500 फी टन वाला $1200 के ऊपर चला गया। जो दालें हैं वो 70% हम इंपोर्ट करते हैं। जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो शिपिंग की
$2,000 में जो कंटेनर आता था वो $10,000 में आ रहा है। जो सप्लाई टाइम है, सप्लाई चेन मैं यही कह रहा हूं कि ये तमाम इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, ये तो इंडिया के ऊपर भी है, बांग्लादेश के ऊपर भी है। जो चीज हम यहाँ पे पैदा करते हैं उसकी कीमत भी इजाफा हो रही है, और चीनी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में इस साल भी चीनी जो है वो कंजम्पशन के मुताबिक पैदा की गई, लेकिन इसके बावजूद 140-150 रुपए कीमत है, क्योंकि हमारे लोकल फैक्टर्स भी हैं। तो सारा मलबा इंटरनेशनल फैक्टर्स पे नहीं डाला जा सकता, हमारी अपनी भी मिसमैनेजमेंट है, फैसलों में ताखीर है, सप्लाई चेन जो है उसके इश्यूज अभी तक एड्रेस नहीं हो सके, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। देखें, बात यह है, जहां तक रही बात सप्लाई चेन के हवाले से, कुछ चीजें ये हैं, अब मैं आपके सामने रख देता हूं। आप कराची में मौजूद हैं, मैं भी आज कराची के अंदर मौजूद हूं। अब कराची का वेटेज सबसे ज्यादा है एसपीआई कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन अगर कराची में सिंध की हुकूमत कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी तो अगर 20 किलो का आटे का थैला पंजाब में, लाहौर में 1100 रुपए में बिक रहा है और कराची में 1500 रुपए में बिक रहा है, तो वो सिंध हुकूमत की नाहली है। लेकिन उसका नतीजा हमें एसपीआई की मद में जो फिगर्स बैलेंस आउट ऊपर चले जाती हैं, फिर आप हमसे पूछते हैं वो नहीं उसके ऊपर काम करते, वीट टाइमली रिलीज नहीं की। इसी तरीके से जो शुगर है उसके स्टॉक्स उनकी शुगर मिलों पे मौजूद हैं, लेकिन वो मार्केट में कार्टलाइजेशन है, मार्केट में नहीं ला रहे, सिंध गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही। उसके कंपैरिजन में पंजाब हुकूमत, केपी के हुकूमत ने इंपोर्टेड चीनी जो है वो मार्केट के अंदर स्पिल ओवर की है, वो 90 रुपए किलो बिक रही है, उसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ फिगर्स शेयर कर देता हूं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक जो शुगर मिल्स के पास पंजाब में 80,000 टन के करीब का जो है वो स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा जो इंपोर्टेड शुगर है पंजाब के पास, वो इस टाइम 80,000 टन के पास मौजूद है, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10,000 टन चीनी केपी के जो है वो उठा के अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फेंक रहा है, जो 90 रुपए किलो सेल होगी। ये हमारी इंटरवेंशन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो बिलावल तनकीद करते हैं, इनसे ये पूछें इन्होंने क्या इंटरवेंशन की है, ये क्यों नहीं हाथ डालते उनको, क्योंकि ओमनी ग्रुप की सबसे ज्यादा शुगर मिले हैं, ओमनी ग्रुप आसिफ अली जरदारी का है। फारूक साहब, जो सिंध में मामलात है कि क्रशिंग क्यों नहीं शुरू की गई, इस पर हम बात करेंगे सिंध हुकूमत से भी, लेकिन यहां पे मसला यह है कि आप खुद कह रहे हैं कि पंजाब में 80,000 टन आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, आपके पास इंपोर्टेड स्टॉक था। कल शौकत तरीन साहब टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि स्टॉक को हमने कहा है कि मार्केट में फेंकें, तो ये फैसला पहले कर लेना चाहिए था ना कि जब स्टॉक मौजूद है तो मार्केट में फेंकते, ताकि कीमत इतनी नहीं इन्फ्लेट होती। हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि 89 रुपीज 75 पैसा पे रिटेल प्राइस होनी चाहिए शुगर की, लेकिन ये प्राइस मिलते हुए हमने तो नहीं देखी पिछले चंद माह में 100, 105, 110 रुपए। तो जब भी आप लोगों ने दावा किया है, चाहे वो इंक्वायरी कमेटी की सूरत में हो, इंक्वायरी कमीशन की सूरत में हो, चीनी की कीमत आपके कंट्रोल में नहीं आई है, जो आप वादा करते हैं, दावा करते हैं, उस पर चीनी नहीं बेच सके मार्केट में। शहजाद, दो चीजें हैं ना, एक तो ये जो इंक्वायरी कमीशन वाला मामला वो अलग है, उतना टाइम नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारी हुकूमत ने टाइमली डिसीजन लिया, इसी वजह से हमने शुगर इंपोर्ट की है। हमारे डेप्टी कमिश्नर्स के थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चीनी हम सप्लाई कर रहे हैं, डीसीज के काउंटर्स लगे हुए हैं, मार्केट्स के अंदर हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्रशिंग सीजन जो है वो 15 नवंबर से साउथ पंजाब में शुरू होगा और 20 नवंबर से पूरे पंजाब में शुरू हो जाएगा, लेकिन सिंध की शुगर मिलें हमेशा पहले चलती हैं। यहाँ पे कुछ शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की, उनकी शुगर मिलें बंद करवा दी गई, उनकी क्रशिंग टाइम से नहीं हुई, यहाँ गन्ना पहले तैयार हो जाता है। कौन सी शुगर मिल जो बंद करवा दी गई और किसने बंद करवाई है? ये यहाँ पर जो सिंध की हुकूमत है, आप चेक कर लें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी 1-2 शुगर मिलें थी जिन्होंने क्रशिंग शुरू की, उनकी शुगर मिलें जो है वो बंद करवा दी गई और उसको भी 15 नवंबर के ऊपर जो है वो लेके जाया जा चुका। तो मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकती। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं उन्होंने लेने हैं, वो क्यों नहीं लेते उस हवाले से, वो लेने चाहिए उनको। यहाँ पर ग्रां फरोशी अगर हो रही है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस भी लिए हैं, ये तमाम मलबा आप सिंध हुकूमत पर डाल रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इस वक्त अगर ये प्राइस बढ़ी 140 रुपए, तो फिर ये सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, क्रशिंग शुरू नहीं की। लेकिन आपने अप्रैल में ऐलान किया था कि 85 रुपए, सर 85 रुपए आपने अप्रैल में रमजान के महीने में ऐलान किया था कि ये रिटेल प्राइस होनी चाहिए, उस वक्त 85 रुपए पे नहीं बिकी। इसके बाद जब आपने 89 रुपीज 75 पैसा फिक्स की तो 89 रुपीज 75 पैसा पे नहीं बिकी चीनी। तो अब अगर कीमत बढ़ी है पिछले 4 दिन में, उसका मलबा आप डाल रहे हैं सिंध हुकूमत में, लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों ने कहा था कि हम ये प्राइस रखेंगे, वो क्यों नहीं मार्केट में मिली? थोड़ा शहजाद फैक्ट चेक कर लेते हैं। जब हमने जो कैलकुलेट की, हमने उनकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट और रिटेल प्रॉफिट ऐड करके ये रेट डिटरमाइन किया, लेकिन उस रेट को कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया गया। जब वो कोर्ट्स में चैलेंज हुआ तो वहां से स्ट्राइक डाउन हो गया। मिल्स जो है वो कोर्ट्स के अंदर चले जाती हैं। हुकूमत तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेती हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बात फख्र से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, जो किसान है
उसको 99% पेमेंट्स जो हैं उसको मिल चुकी हैं। उसकी पेमेंट्स जो है वो कैश उसको घर से गन्ना उसका उठा के लेके गए हैं। इस साल गन्ने की जो पैदावार में इजाफा हुआ है, जो 25% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि सिर्फ पंजाब हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए हैं, कानून पास किया है। 15 दिन के अंदर आपको काश्तकार को पेमेंट्स करनी है, जिसकी वजह से 100 अरब रुपया गन्ने के काश्तकार को ज्यादा मिला था। जैसे ये मिल्स चलेंगी आप देखेंगे कि मार्केट का रेट भी टूटेगा। जो स्पेकुलेटर है, जो फारूक साहब आप ये कह रहे हैं कि किसान को पैसा मिला है, कैश पैसा मिला है, लेकिन जो आवाम की जेब से कैश निकला है उस पर भी बात करें ना। पिछले 4 दिन में अगर कीमत 140 से 150 जाती है और आप लोग खुद कहते हैं कि 85 रुपए होनी चाहिए रिटेल प्राइस, तो इसका मतलब है कि 4 दिन में सिर्फ 60 करोड़ रुपए आवाम की जेब से निकले हैं चीनी की मद में। इस पूरे साल का अगर मुवाजना किया जाए तो तकरीबन 60 अरब रुपए एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ है शुगर मिल्स को कीमत बढ़ने की वजह से। देखें बात यह है कि ये इन कैलकुलेशंस की बुनियाद पे नहीं हो सकता। आप ये देखें कि ये मैं वही कैलकुलेशन बता रहा हूं जो कि आपकी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में थी। वजीर आजम ने कहा आपकी रिपोर्ट में है कि जब 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है तो 5.25 अरब रुपए का मुनाफा शुगर मिल्स को होता है। आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर एक महीने में 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख की कंजम्पशन है, 4.5 लाख टन की कंजम्पशन है, तो हिसाब लगा लीजिए कितना मुनाफा हुआ है। देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा कि इसके अंदर जो आपका जो ज्यादा जो 75% यूजेज है वो आपका जो है वो कमर्शियल यूजेज है। बाकी आपका इंफरादी जो है वो आपका घरेलू शुगर का यूजेज है, तो उसको भी, उस सेक्टर को भी आपको जो है वो काउंट करना चाहिए। लेकिन हम इंपोर्टेड शुगर मार्केट में क्यों लेकर आए हैं, और वो इस बार क्वालिटी के लिहाज से भी जो है वो बेहतर है, और वो 90 रुपए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका हमने मैसिव जो है वो स्पिल ओवर उसका कर दिया है। केपी के हुकूमत ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी हम फराहम कर रहे हैं। लेकिन हमारे एक्शंस तो मौजूद हैं, वफाक तो अपना जवाब भी दे रहा है, अपने एक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन सिंध की तरफ से हमें ऑन ग्राउंड 0 एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों। जो सिंध के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो बाकी वफाक की कीमतों की परफॉर्मेंस के साथ भी लिंक्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब। हम इस पर सिंध हुकूमत का भी मौकिफ जानेंगे एक ब्रेक के बाद कि सिंध हुकूमत के ऊपर वफाक भी जिम्मेदारी डाल रहा है कि 3 वहाँ पे शुगर मिल्स ऐसे थे जिनको क्रशिंग शुरू करनी थी, क्रशिंग शुरू हुई लेकिन उनकी क्रशिंग रोक दी गई, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हुआ। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़रा के मुसलसल ऐलानात और दावों के बावजूद हुकूमत के लिए चीनी की कीमत में इजाफा रोकना आग का दरिया पार करने जैसा मसला बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आने से पहले चीनी की फी किलो कीमत तकरीबन 55 रुपए थी, मगर 3 सालों के दौरान चीनी की कीमत में तकरीबन 150 गुना इजाफा हो गया है और आज मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 140 से 150 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी है। चीनी की बढ़ती कीमतें हुकूमत की अहलियत पर मुसलसल सवालात उठा रही हैं। हुकूमत ने आम शहरी के लिए चीनी की फी किलो कीमत 90 रुपए पर मुकर्रर की गई है, मगर इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से मार्केट में चीनी 105 से 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब थी, मगर पिछले 3-4 रोज से चीनी की जो कीमत है वो अचानक 140 से 150 रुपए तक पहुंच चुकी है और सिर्फ इन 4 दिनों में आवाम की जेब से 60 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है, इजाफे को कैसे रोका जा सकता है? वजीर आजम इमरान खान ने आज इस हवाले से कहा कि सिंध में शुगर मिल्स बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद पंजाब में शुगर मिल्स ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी, मगर हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि शुगर मिल्स ने अदालतों से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके अगर ये जखीरा अंदोजी कर रहे हैं तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला 500 अरब रुपया एफबीआर ने इनके ऊपर लगाया हुआ है कि मजीद इन्होंने टैक्स देना है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर।
वज़ीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ। इसके अलावा वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी है। सुनिए फवाद चौधरी ने इस हवाले से आज क्या कहा। चीनी की कीमतों में सिर्फ इजाफा जो हो रहा है ये इस वक्त सट्टे के नतीजे में हुआ है कि ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। सिंध में चूँकि फसल सबसे पहले आती है, सबसे पहले क्रशिंग जो है वो सिंध में शुरू होनी थी, वो नहीं हुई, उसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो आ रहा है। 1 नवंबर से जो है वो इसकी क्रशिंग उन्होंने शुरू कर लेनी थी, वो उन्होंने की है। फवाद चौधरी कह रहे थे कि सिंध को 1 नवंबर से क्रशिंग शुरू करनी थी, लेकिन क्रशिंग शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से सट्टेबाजी हुई और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों के दौरान मुतअद्दिद बार चीनी का बहरान सामने आ चुका है और हर बहरान के बाद हुकूमत यह दावा करती रही है कि हुकूमत ने माफिया और जखीरा अंदोजों पर हाथ डाल दिया है और आइंदा अवाम को महंगी चीनी नहीं मिलेगी। हुकूमत ने जब चीनी की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की थी तो हुकूमत से यह सवाल हुआ था, ये सवाल पूछे गए थे कि इंक्वायरी तो हो गई है, क्या चीनी की कीमत में भी कमी होगी? तो जवाब दिया गया कि आज सवाल ना पूछें, आज हुकूमत ने वर्ल्ड कप जीता है, कीमतें भी जल्द नीचे आ जाएंगी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई लेकिन चीनी की कीमत में इजाफा होता रहा। फिर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन उसके बावजूद भी चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं आई। लेकिन हर मरतबा हुकूमत ये दावा करती रही कि अब हम सीख गए हैं, समझ आ गई है कि माफिया को कैसे हैंडल करना है, लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमत में कमी नहीं आई। लेकिन इस मरतबा सिंध हुकूमत पर जो इसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है कि वहाँ पर क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हुआ, 3 मिल्स जो हैं उनकी क्रशिंग रोक दी गई। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सईद गनी को। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हुकूमत ने यह कहा है कि सिंध की 3 शुगर मिल्स थी जिन्होंने अक्टूबर के एंड में क्रशिंग शुरू करनी थी, लेकिन उनको रोक दिया गया क्रशिंग से। और सिंध में वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो शुगर मिल्स हैं वो जरदारी साहब के दोस्तों की है और क्योंकि वहां पे क्रशिंग नहीं शुरू हुई इसलिए दबाव इसका पड़ा और सट्टेबाजी शुरू हो गई। पंजाब में वहां पे शुगर मिल्स ने अपने स्टॉक्स को रोक लिया। क्या वजह है कि सिंध में क्यों वक्त पे क्रशिंग नहीं शुरू की गई? अक्षर शहजाद, मुझे तो सच्ची बात है बड़ी हैरत होती है कि इतनी बेशर्मी और ढटाई के साथ वफाकी हुकूमत के जो कोई 300 के करीब तर्जुमान हैं वो झूठ बोलते हैं और आवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं और लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। कल रात इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगा किया, भट्टी का तेल महंगा किया और अचानक से महंगा किया। उससे हटाने के लिए नई कहानी लेकर आ गए। आपको याद होगा कि LNG की मिसमैनेजमेंट हुई। इस मुल्क में गैस के क्राइसिस पिछले 3 साल से चल रहे हैं और उसका जिम्मेदार भी इन्होंने सिंध हुकूमत को ठहराया कि जी सिंध हुकूमत हमें गैस की लाइनें डालने दे रही। भाई अब तो वो सारा कुछ हो गया काम, फिर गैस की क्राइसिस क्यों है? आपको याद होगा कि चीनी की कीमतें जब पहले भी बढ़ी थी तो वजीर आजम ने खुद एक शुगर कमीशन बनाया था। उस कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो रिवील की थी कि जी किस किस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके असबाब क्या थे। आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मरतबा फिर अगर इसकी मिसमैनेजमेंट इनकी हुई है तो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। इससे पहले गंदम का अगर कीमत बढ़ रही थी, गंदम गायब हो गई थी पंजाब से, तो उसकी जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत के लिए डाल रहे थे। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जितनी गंदम पैदा होती है कोई 70% से ज्यादा पंजाब पैदा करता है और अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करता है। दीगर सूबे भी पंजाब से गंदम लेते हैं, लेकिन गालिबन अब मार्च या अप्रैल में गंदम की फसल उतरती है और 1 महीने के बाद पंजाब में ही गंदम गायब हो जाती है। इनके अपने फेडरल मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हमें नहीं पता कि 66 लाख टन गंदम कहां चली गई है। अब अपनी नालायकी और नाअहली को एक सूबाई हुकूमत जो पूरे ज़ाहिर के बलोचिस्तान में अगर गंदम शॉर्ट हो गई है, चीनी शॉर्ट हो गई, तो भाई सिंध कहां से जिम्मेदार हो गया? साहब ये कई स्कैंडल्स हैं जिस पर हुकूमत से तो बात करते हैं, लेकिन अभी शुगर की स्पेसिफिक बात हो रही है। कुछ शुगर मिल्स थी जिन्होंने कहा था अक्टूबर एंड में हम क्रशिंग शुरू कर देंगे, कुछ ने कहा नवंबर शुरू होते ही कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्रशिंग नहीं की और कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत के कहने पे उन्होंने क्रशिंग रोकी है। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि रोकी, चूंकि कैबिनेट की मीटिंग कल हुई है और कल सिंध कैबिनेट ने जो गंदम की कीमत है वो 250 रुपए फिक्स की है। अब ये जो बातें मैं सुन रहा था, आप जो क्लिप चला रहे थे, उससे वो तासुर ये दे रहे हैं कि चूंकि सारी शुगर मिलें पीपल्स पार्टी वालों की हैं, इसलिए हम शुगर मिल्स की शायद ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन सिंध कैबिनेट अगर 250 रुपए कीमत रखती है गन्ने की फी 40 किलो, तो उसका फायदा तो शुगर मिलों को नहीं होता, उसका फायदा तो ग्रोअर को होता है। वो तो नुकसान हो रहा है शुगर मिलों को। शुगर मिल्स तो एतराज करेंगी, पंजाब की शुगर मिलें डिमांड कर रही है, ग्रोअर्स डिमांड कर रहे हैं वहां पर कि जी जो सिंध ने कीमत रखी है वो कीमत आप रखें। अगर चले हमारे यहाँ हमने क्रशिंग बकौल इनके रुकवा दी
तो पंजाब में किसने रोका है कि अभी तक क्योंकि क्रशिंग शुरू नहीं हुई है? वहां करवाए ना शुरू हुई, इन्होंने तो कीमत भी हमेशा कहा जाता है कि सिंध में तो क्रशिंग पहले शुरू हो जाती है। मेरे पास कुछ मिल्स के नाम भी है, सांगर, मटियारी, ये कह रहे थे कि अक्टूबर के एंड में शुरू करेंगे। किरण और मेहरान शुगर मिल्स इन्होंने नवंबर के शुरू में करनी थी, लेकिन फिर इन्होंने क्रशिंग नहीं की, जिसकी वजह से मुल्क में और खासतौर पर पंजाब में जो शुगर मिल्स वाले हैं उन्होंने रोक लिया अपना स्टॉक। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, सिंध कैबिनेट ने कल 15 नवंबर की डेट रखी है कि वहां 15 नवंबर से क्रशिंग उनको शुरू करनी है, लेकिन अगर उससे पहले कोई शुरू करना चाहता है तो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और अब तक मेरी जो मालूमात है थोड़ी बहुत कि गालिबन कुछ मिल जो है वो 15 नवंबर से शुरू कर, लेकिन 15 नवंबर क्यों? क्योंकि आमतौर पर तो अक्टूबर में शुरू हो जाती है ना क्रशिंग। आप लोगों ने सपोर्ट प्राइस देर से रखी, इस वजह से कटाई नहीं हुई गन्ने की, या कोई और वजह है? फिर नहीं, एक तो चले सपोर्ट प्राइस हमने कल डिसाइड की वो अपनी जगह, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो डेट मुख्तलिफ कानून जो हमारे यहाँ बना हुआ है उसमें 1 अक्टूबर से लेकर आगे तक ही है, लेकिन पिछले कोई 20-25 सालों में कभी भी 1 अक्टूबर से क्रशिंग शुरू नहीं हुई है। तो बल्कि कल कैबिनेट ने यह भी डिसाइड किया और डिपार्टमेंट को यह कहा है कि आप इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाइए कि जिस तारीख से क्रशिंग शुरू हो सकती है हम वो डेट फिक्स करें, ताकि ये जो एक कहीं बात आ जाती है कि हम कानून की खिलाफवर्जी करें, हम उससे भी बच सके। तो अभी तक कभी भी ना सिंध में ना किसी और सूबे में 1 अक्टूबर से कभी कोई क्रशिंग शुरू हुई। 1 अक्टूबर से नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर के 3-4 वीक से शुरू हो जाती है। सईद गनी साहब, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, और खासतौर पे जो कोस्टल एरियाज है वहां पे तो गन्ना मैच्योर हो जाता है, तो वो तो इंतजार नहीं करेंगे ना, वो तो क्रशिंग शुरू कर देंगे। फिर मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि 15 नवंबर अगर हमने कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 नवंबर से पहले कोई नहीं कर सकता है। कुछ मिल्स ऐसी हैं जो गालिबन 15 नवंबर से पहले क्रशिंग शुरू कर देंगी या उन्होंने शुरू कर दी होगी, लेकिन ये जो तावीलें दे रहे हैं पूरे मुल्क में महंगाई की कि जी सिंध हुकूमत ने चूंकि कुछ 2-4 मिलों के रुकवा दिए इसलिए महंगाई हो गई है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है शरारत किसी को बात। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए आपको दोबारा समझाने के लिए कह रहा हूं कि सिंध हुकूमत अगर गन्ने की कीमत ज्यादा रखती है तो वो मिल्स को नुकसान होता है, वो ग्रोवर्स को फायदा हो रहा है। यहां पर हमारे फैसलों से ग्रोवर को फायदा हो रहा है और तासुर वही दे रहे हैं कि हम शायद मिल वालों के साथ हैं। तो पहले तो या तो खुद अगर ये ग्रोवर्स के साथ हैं तो अपनी हमारे पंजाब में कीमत बढ़ाए ना उसकी गन्ने की, ताकि ग्रोवर्स को फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से पिछले महीने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक के बाद अब हुकूमत और कलअदम TTP के दरमियान मुआहदे तय पाने की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान आर्जी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। अंग्रेजी रोजनामा की खबर में ज़राए से यह दावा किया गया है कि 2 हफ्तों से अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में ये मुज़ाकरात जारी थे, जिसके नतीजे में एक वसी तर अमन मुआहदे के लिए पहले मरहले में आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से अफगान तालिबान से मुतालबा कर रहा था कि वो TTP को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकें, जिसके बाद मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू हुई और अब दावा किया जा रहा है कि अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने खुद इन मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया है। खबर के मुताबिक कलअदम TTP ने जंग बंदी के लिए गिरफ्तार जंगजुओं की रिहाई की शर्त रखते हुए मुतालबा किया है कि जंग बंदी गिरफ्तार जंगजुओं की रिहाई के बाद होगी। ज़राए के मुताबिक 1 माह तक रहने वाली आर्जी जंग बंदी में तोसी का इन्हिसार इस बात पे होगा कि मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ते हैं। अभी तक हुकूमत या कलअदम TTP ने आर्जी जंग बंदी की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की है, लेकिन 1 माह पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क TV को इंटरव्यू देते हुए एतराफ़ किया था कि कलअदम TTP के साथ उनके कुछ ग्रुपों के साथ हथियार डालने के ऊपर बातचीत जारी है। Some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. There is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. वज़ीर आज़म इमरान खान बता रहे थे कि कलअदम TTP से मुज़ाकरात जारी हैं और अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबरा मुफ्ती नूर वली खुद मुज़ाकरात में शरीक हैं और मुज़ाकरात की सरबराही कर रहे हैं। अहम बात यह है कि इससे पहले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हथियार डालने वालों को आम माफ़ी देने का ऐलान किया था, मगर कलअदम तहरीक तालिबान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद
टीटीपी के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। एक तरफ तो हुकूमत और कलअदम टीटीपी में मुआहदे की खबरें सामने आ रही हैं, मगर अब तक हुकूमत ने ऑपोजिशन, पार्लियामेंट या अवाम को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया है। इससे पहले भी मीडिया के जरिए ये खबर सामने आई थी कि हुकूमत ने कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, और अब एक बार फिर मीडिया के जरिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि आर्जी मुआहदा भी टीटीपी के साथ हो गया है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए टीआरटी के नुमाइंदा हसन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या ये बात दुरुस्त है कि आर्जी मुआहदा पाकिस्तान हुकूमत और टीटीपी के दरमियान हो चुका है जंगबंदी का? जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बाज़ उन लोगों से मेरी बज़ात खुद बात हुई है जो काफ़ी अहम ओहदों पर हैं, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। एक डॉक्यूमेंट भी मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें वो नुकात लिखे हुए हैं जिनका आपने जिक्र किया है, जिसमें एक नुक्ता ये शामिल है कि 1 नवंबर से ये जंग बंदी अमल में आएगी। उसमें यह भी जिक्र है कि 25 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान ये मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। उसमें यह भी इसका जिक्र है कि अफ़गान तालिबान जो हैं इसमें वो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। और शर्त क्या है कि क्या जो टीटीपी के जंगजू हैं उनको पहले छोड़ा जाएगा, और किस लेवल के वो लोग होंगे जिनकी रिहाई पे इत्तेफाक हुआ है? जी, तकरीबन 102 का जिक्र है अफराद का, जिनके बारे में टीटीपी ने कहा है कि इनको फौरी छोड़ा जाए। बकौल उनके ये एक गुडविल जेस्चर होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, जिसके बाद जो है वो जंग बंदी का मामला और उसमें तोसी का मामला आगे बढ़ सकता है। फ़िलहाल ज़ाहिर है किसी किस्म का टाइम फ्रेम सामने नहीं है, लेकिन ये मुतालबा उनका है कि तकरीबन 102 लोग हैं जिनको फौरी रिहा किया जाए, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो ये रिहाई के बाद ही आर्जी जंग बंदी शुरू होगी, या ऑलरेडी इन प्लेस है 1 नवंबर से आर्जी जंग बंदी जो है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कुछ तजब्जुब है। बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने खुद देखा है उसमें लिखा हुआ है बहुत वाज़े अल्फाज में कि 1 नवंबर से जंग बंदी जो है वो अमल में आएगी, लेकिन हमने देखा कि 1 नवंबर के बाद भी बाज़ हमले हैं जिनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की। एक उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि तहरीक तालिबान के कुछ लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं जंग बंदी की, और उनका ये कहना है कि जंग बंदी उस वक्त तक ना हो जब तक इन 102 या तकरीबन लगभग 102 के लगभग लोगों को छोड़ नहीं दिया जाता। हो सकता है प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करूं, लेकिन ये बहुत वाज़े अल्फाज में जो मुआहदा मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि 1 नवंबर से जंग बंदी अमल में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। टीआरटी के नुमाइंदे हसन अब्दुल्ला हमारे साथ थे, कह रहे थे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट भी देखा है जिसमें आर्जी जंग बंदी का जिक्र है। 102 तकरीबन जंगजू छोड़ने के हवाले से बात की गई। एक मरतबा फिर मीडिया के जरिए इतला सामने आ रही है, ना तो अवाम को, ना तो पार्लियामेंट को, ना ऑपोजिशन को हुकूमत ने अब तक कॉन्फिडेंस में लिया है कि किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्या आर्जी मुआहदा है जो कि तय पाया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।